नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। तो देश में चुनावी रंग हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम से कहीं ज्यादा राजनीति का पारा भी हाई है। मौजूदा दौर में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए हर राजनीतिक पार्टी ने कमर कस रखी है। ऐसे में इन सबके बीच पीएम के राजस्थान में दिए गए बयान के बाद अब आरजेडी प्रमुख के सुपुत्र तेजस्वी यादव का जो बयान है वो सुर्खियों में है। बीजेपी इस बयान पर आपदा में अवसर देख रही है। बीजेपी लगातार तंज कस रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। 89 सीटों पर वोटिंग होगी और इस दौरान बिहार की हॉट सीट माने जाने वाले पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा, जहां एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार बीमा भारती और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव मैदान में हैं। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इस बीच पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दे दिया, जिसके बाद अब बैठे बिठाए एनडीए कुनबा ये आरोप लगा रहा है कि इंडिया अलायंस में कई नेताओं के बीच आपसी समन्वय नहीं है। कहा कुछ और जा रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश में चुनावी हलचल तेज है। सभी दल जोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस के कुनबे पर धुआंधार बयानबाजी कर रहे हैं। एक के बाद एक रैली हो रही है। वहीं विपक्ष भी एक्शन मोड में है। मौजूदा समय में तेजस्वी का पूर्णिया में दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी कुछ ऐसा कह गए कि इस बयान से बीजेपी की मानो बात बन गई हो। देश में चुनावी संघर्ष का दौर चल रहा है। उस फलसफे पर इंडिया गठबंधन भी सवार है या फिर एनडीए भी। इन बातों को आधार बनाकर तेजस्वी यादव ने साफ कहा, या तो इंडिया गठबंधन को चुनो या फिर एनडीए को। पूर्णिया सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ये बड़ा बयान दे गए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। वहीं इस पर पप्पू यादव का पलटवार भी सामने आया। तेजस्वी के बयान पर पप्पू यादव ने पलटवार किया और कहा कि राजनीति में इतनी नफरत करना ठीक नहीं। पूर्णिया में तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति में इतनी नफरत ठीक नहीं। उनमें हिम्मत है तो पहले गोपालगंज और पाटलिपुत्र सीट जीतकर दिखाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उनका और कांग्रेस का समर्थन मेरे साथ है। तेजस्वी यादव की हैसियत है तो निकलवा दे हमको कांग्रेस से। कहें राहुल गांधी जी से कि लेटर जारी करें। हैसियत है तो राहुल जी प्रियंका जी को पूर्णिया बुलाकर प्रचार करा लें। राहुल जी और प्रियंका से मुझे बहुत स्नेह मिलता है। मेरे नस नस में कांग्रेस है। तेजस्वी यादव को पूर्णिया की जनसभा में एनडीए के लिए की गई वोट अपील भारी पड़ रही है। लोजपा गुट के सुप्रीमो चिराग पासवान ने तंज कसा। साथ ही ये बयान बीजेपी के लिए सुनहरे मौके की तरह सामने आया। बीजेपी विपक्ष को हताश और निराश बता रही है। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी समेत बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान को अवसर पर भुना लिया। गिरिराज सिंह ने तो ये तक कह दिया कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। तो भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे कि इन लोगों के गठबंधन में
वो सहजता ही नहीं है। पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं, और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एक ये पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है, वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार करें। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट की जनसभा में तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में वोट एनडीए या इंडिया को देने को कहा, वो एक राजनीतिक ब्लंडर है या उनकी राजनीति की सोची समझी चाल? क्या कहीं भविष्य की राजनीति को सुरक्षित मोड में ले जाने का ये रास्ता तो नहीं, या फिर नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने का तेजस्वी की रणनीति का यही हिस्सा हो सकता है? ये सब कहासुनी और चर्चा के बाजार में दौड़ती बातें हैं, असली निष्कर्ष तो भविष्य ही तय करेगा। तो सुना आपने, बिहार से लेकर दिल्ली तक आखिरकार एक एक सीट कितनी महत्वपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। यही बात है कि तमाम प्रत्याशी खून पसीना बहा रहे हैं कि किसी तरह से इस चुनाव को अपने पक्ष में भुनाया जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस से हमारे साथ विशाल कुमार यादव है, बहुत बहुत स्वागत विशाल आपका। हमारे साथ आरजेडी से मधु मंजरी हैं, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुराग तिवारी हैं, अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। मधु जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं क्योंकि आप ही के पार्टी के इर्द गिर्द पूरा मामला घूमता नजर आ रहा है। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरा चरण हम सबके सामने है, 89 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के मतदान ने यह बता दिया कि आखिरकार चुनाव कितना फंसता नजर आ रहा है, कांटे की टक्कर है हर एक चीज पर। और आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो तो साफ कह रहे थे कि भाई 400 सीटों वाली जो सुपर डुपर बिग बजट फिल्म थी वो सुपर फ्लॉप हो गई है। अब जब सुपर फ्लॉप हो गई है तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि पप्पू यादव जिस पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। वहां से आरजेडी की बीमा भारती के पक्ष में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वोट की अपील करते नजर आए। ना सिर्फ वोट की अपील की, बल्कि लगे हाथ ये कह दिया कि इंडिया को गठबंधन वोट नहीं दिया तो सीधे एनडीए को देना, किसी और को मत देना। अब बताइए, पप्पू यादव आपके अपने हैं या नहीं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां बात आती है गठबंधन की, तो धारा जो है दो ही है, पूरे देश में दो ही धारा है, तीसरे का कोई जगह नहीं है। तो हमारे जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वो सही बोला कि या तो आप इंडिया गठबंधन को वोट कर सकते हो या तो आप एनडीए गठबंधन को वोट कर सकते हो। तो इसमें इतनी बड़ी इशू क्या है और इसमें बीजेपी को हताश होने की क्या बात है? और ना ही पूरे बिहार में, मैं बिहार की हूं, मैं बिहार की बात करूंगी, पूरे बिहार में 40 की 40 सीटों पे हम लोग एनडीए को नाको चने चबवा देंगे, ये उन्हें पता है। ये जो बात छोटी छोटी बात को लेकर के जो एनडीए वाले जो हैं, बीजेपी वाले लोग जो बात को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको पता है कि बिहार में इस बार कोई भी इनका लहर नहीं चल रहा है और सारे लोग जो है बिहार के लोग बीजेपी से अलग हट करके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में अपना विश्वास, अपना समर्थन, एक उम्मीद जताया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है जिस तरह से 17 महीनों में काम करके दिखाया, बिहार की जनता अभी देखेंगे कि अभी मैं बांका के गांव में हूँ, बिल्कुल गांव में, हो सकता है नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, और यहाँ पे एक तरफा हर समाज के लोग बिल्कुल एक तरफा तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ है। और ठीक है, नेटवर्क की दिक्कत है, जिस तरह से आपने पहले कहा कि दूर दराज के क्षेत्र में है। विशाल, सीधा स्पष्ट सवाल, पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी का आशीर्वाद उनके साथ है,
प्रियंका गांधी का आशीर्वाद उनके साथ है, उनके रग रग में कांग्रेस बहती है और कांग्रेस के ही छत्र छाया में वो पूर्णिया से चुनाव लड़ रही हैं। अब इसे मिस कोऑर्डिनेशन माना जाए या ना माना जाए, बीजेपी तो साफ कह रही है, पूरा एनडीए कह रहा है कि आखिरकार क्या 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 चल रहा है। आरजेडी का कैंडिडेट वहां पर है, पप्पू यादव फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या कांग्रेस वर्सेस वहां आरजेडी हो रहा है? देखिए कुणाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक रही बात राहुल गांधी जी के दिलों में पूरे भारत की 140 करोड़ जनता है, प्रियंका गांधी जी के दिलों में भारत की 140 करोड़ जनता है। वो पप्पू यादव भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, वो हम भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। राहुल गांधी जी बिहार की जनसभा में उन्होंने कहा कि हमारे 5 उम्मीदवार जो उस मंच पे बैठे हुए थे, बीमा भारती जी का भी उन्होंने नाम लिया, उन्होंने अजीत शर्मा जी का भी नाम लिया, उन्होंने तारिक अनवर जी का भी नाम लिया, जो उम्मीदवार वहां बैठे हुए थे उन्होंने सभी का नाम लिया। तो कहीं से दो मत की बात ही नहीं है। जो संगठन का फैसला है, संगठन सर्वोपरि, संगठन ने अपना उम्मीदवार बनाया बीमा भारती जी को। कांग्रेस पार्टी का हर एक छोटा से बड़ा कार्यकर्ता बीमा भारती जी के साथ खड़ा है। और रही बात राहुल जी की और रही बात पप्पू जी की, पप्पू जी ने जो कहा कि उनका स्नेह, भाई पार्टी है, नेता है, सबको अपना अपना स्नेह रहता है। राहुल गांधी का स्नेह आपको नहीं, तो फिर बड़ा सवाल यही है ना कि पप्पू यादव जी किसके भरोसे पर पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कांग्रेस डबल गेम तो नहीं खेल रही कि एक तरफ आरजेडी से कैंडिडेट बीमा भारती जी को उतार दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी समझ रही है कि भाई पूर्णिया पर पप्पू यादव की एक अच्छी पकड़ है, चाहे दोनों में से यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, ना कि कांग्रेस के सीट पर लड़ रहे हैं। तो यहाँ इसमें इफ और बट जैसा कोई चीज ही नहीं है मैम। इफ और बट जैसी चीज नहीं है, लेकिन पप्पू यादव ये साफ कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की तरफ से हैं। ये लोकतंत्र है, हर किसी को आजादी। अगर उनको लग रहा है कि टिकट नहीं मिला तो मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, निर्दलीय लड़ना चाहिए, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो फिर तो ये तो दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो गई ना। लड़ रहे, इसका मतलब ये नहीं मधु जी, फिर तो ये दोनों हाथों में लड्डू वाली बात हो गई कि पप्पू यादव को भी मैदान में उतार दो, बीमा भारती को भी मैदान में उतार दो, कोई भी एक तो जीत ही जाएगा। जी विशाल। कुणाल जी, भाई किसी को कोई चुनाव लड़ने से रोक सकता है क्या? चुनाव स्वतंत्रता है, जिसको जो लड़ने हो। कांग्रेस पार्टी का सिंबल उनको मिला है क्या? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के कोई बड़ा नेता उनके प्रचार में गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं गए हैं। कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी सारे लोग बीमा भारती जी के साथ हैं। कांग्रेस का जो समर्थन है वो बीमा भारती जी का के साथ समर्थन है। वहां लालटेन बटन निशान पे कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। सर, अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस का समर्थन, आरजेडी का समर्थन बीमा भारती के साथ है, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमें कांग्रेस का आशीर्वाद प्राप्त है। तो फिर या पप्पू यादव झूठ बोल रहे हैं या फिर कांग्रेस का नेतृत्व झूठ बोल रहा है, जो कह रहा है कि भाई हम बीमा भारती के साथ हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी दो कैंडिडेट कैसे उतार सकती है? एक डिक्लेयर्ड है, एक अनडिक्लेयर्ड है। क्या प्रियंका गांधी सामने से आकर के बोल रही है तो पप्पू जी के समर्थन कर रही है? क्या राहुल गांधी जी कभी आकर के बोले हैं? क्या जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के वो बोले हैं? क्या राहुल गांधी जी कोई नहीं बोला है, तो ये कैसे बोलेंगे? एक सेकंड मधु जी, एक सेकंड। हाँ ठीक है विशाल, अपनी बात पूरी करें प्लीज। भैया आशीर्वाद का मतलब राजनीतिक रूप से क्या होता है? उनके समर्थन में सभा करना। क्या राहुल गांधी जी ने समर्थन किया? क्या प्रियंका गांधी ने उनके सभा का समर्थन किया? क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता? राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि पूर्णिया से हमारी महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती, शायद आपने नहीं सुना हो तो कहिए मैं वो सुना देता हूँ। राहुल जी जब बिहार में जनसभा को संबोधित करने आए थे तो उन्होंने ये कहा, राहुल जी ने तो ये नहीं कहा कि पप्पू यादव जी को वोट दे, किसे दे, ए को दे, बी को दे, सी को दे, किसे दे। उन्होंने कहा कि बीमा भारती को वोट दे। तो साफ और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन इंडिया। अब एक छोटा सा सवाल विशाल, उसके बाद मैं डॉक्टर अवधेश जी के पास जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि पूर्णिया सीट पर कांग्रेस ने बड़ी चालाकी के साथ माइंड गेम खेला है, वहां पर आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को उतारा है, जबकि कांग्रेस जानती है कि पूर्णिया पर बहुत अच्छी पकड़ पप्पू यादव की है, तो लिहाजा पप्पू यादव को इंडिपेंडेंट उतार दिया। बीमा भारती ना सही तो पप्पू यादव ही सही, नतीजों में हमारे पक्ष में आ जाएंगे। विशाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन डॉक्टर अवधेश उपाध्याय की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। शायद वो मेरा सवाल समझ गए और उम्मीद करता हूं कि बीजेपी या एनडीए इस पूरी सियासी घटना को कैसे देख रहा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया बहुत नीट एंड क्लीन दे देगा। जी डॉक्टर अवधेश। जी देखिए कुणाल भाई, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। मैं एक बात जरूर कहूंगा आपके दर्शकों को, दर्शक शायद समझ पाएंगे। देखिए बहुत पुरानी कहावत है, शायद यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, सबने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, और जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्होंने भी जरूर सुनी होगी।
कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। आज इंडिया अलायंस वही भानुमति या कुनवा है जिसके पास ना तो कोई नीति है कि हम इस तरह से देश को बढ़ाएंगे आगे, ना ही उनके पास कोई नियत है काम करने की, देश को अच्छी तरह चलाने की, और ना ही उनके पास इस समय कोई नेतृत्व करने वाला नेता है। इसलिए जिस तरह से हमारे देश में के इस समय तो पूरे विश्व में कह सकते हो आप, पूरे विश्व पटल पर जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखते हुए पूरा जो विपक्षी गठबंधन है पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब आप देखिए, ये तो यहाँ आपने बता दिया पप्पू यादव का, अरे इनके पास तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां इनको समझ ही नहीं आ रही किसको टिकट दें किसको ना दें। रात को टिकट देते हैं, सुबह वापस ले लेते हैं, और बहुत सी जगह तो इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के लोगों को टिकट दिया, भाई चुनाव लड़ ले, क्यों भाग रहा है यहाँ से। चुनाव लड़ने के लिए इनके पास कैंडिडेट नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब देश की जनता ये कुणाल जी अच्छी तरह से जान चुकी है। जो हाल सूरत में हुआ कि कांग्रेस कैंडिडेट के पास प्रस्तावक नहीं मिला और वहां से बीजेपी कैंडिडेट चुनाव के नतीजों से पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए। आप देखिए आप, मतलब चुनाव से पहले, मतलब ये लगाइए आप, जंग से पहले हथियार डाल दिए कांग्रेस पार्टी ने। मधु मैडम प्लीज, ओपनिंग कमेंट है, क्रॉस कमेंट नहीं, प्लीज ओपनिंग है, प्लीज उसके बाद आप लड़ लीजिएगा जितना लड़ना है। ओपनिंग कमेंट नीट एंड क्लीन करने दीजिए। ये जो है शुभ लक्षण है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, कहते हैं 400 पार का नारा लगाते हैं, ये उसका शुभ लक्षण है कि देखिए शुरुआत होने से पहले हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध चुना गया है। मतलब जितने विपक्षी दल थे उन्होंने हथियार डाल दिए कि भाई हम नहीं लड़ रहे चुनाव, क्योंकि देखिए इन्हें अब कहीं ना कहीं ये पता लग चुका है कि जो इनकी विपक्षी गठबंधन की जो पहले सीटें थी कांग्रेस की 50-52, अब वो बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे। ठीक है, तो अब उम्मीद कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि भैया 400 पार होगा, लेकिन 400 पार के बीच जो पहले और दूसरे चरण के बीच बीजेपी नेतृत्व की तरफ से जो तमाम सियासी बयान सामने आए हैं, जिसके बाद पूरा विपक्ष नाराज है और कहीं ना कहीं शिकायत पहुंच रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अनुराग तिवारी से सीधा ओपनिंग कमेंट लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहें ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप बेहद हमारा खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार देख रहे हैं और ललकार में लगातार बात हो रही है उन तमाम सीटों की जहां पर कहीं ना कहीं सामंजस्य का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अनुराग तिवारी राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ जुड़े, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम की शोभा बने हुए हैं। अनुराग, जो बात डॉक्टर अवधेश उपाध्याय कहते हुए नजर आए, उस बात में कितना दम है? अनुराग, डॉक्टर अवधेश कह रहे हैं कि भाई 400 पार हमारा सफल होगा, उसकी वानगी हमने सूरत से देख ली, नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने हथियार डाल दिए, एक प्रस्तावक उनको नहीं मिला, बाकी कैंडिडेट ने अपने जो पेपर थे वो वापस ले लिए, और ऐसी ही तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में नजर आएगी। और वही बात डॉक्टर अवधेश पूर्णिया की सीट पर कह रहे हैं कि भैया पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच वोटों का बंटवारा होगा, संतोष कुशवाहा जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो जीत जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब, जो पहला अभी मतदान हुआ है, पहले चरण का मतदान हुआ है, उससे हम कई चीजें निकाल सकते हैं, कई चीजें समझ सकते हैं। जिस तरीके की एक लोगों के अंदर उत्साह की कमी देखी गई पहले चरण में, मुझे लग रहा है कि वो सबक है विपक्षी दलों के लिए कि जो भी दल इतने महीनों से विपक्ष तैयार कर रहा था, अपना खेमा तैयार कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोटों को शिफ्ट करने में या मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में नाकाम दिखाई दिया। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले चरण में 2019 की बात करें तो कई सीटों पे 8 से 9% की कमी देखी गई है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, असामान्य चीज है, और मुझे लग रहा है कि वो एक बड़ा बेचैनी का सबक है और इससे सीखना चाहिए कि अभी भी 6 चरण है, वो विपक्ष के लिए ही क्यों खतरे की घंटी है, सत्ताधारी एनडीए के लिए खतरे की घंटी क्यों नहीं? देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि अगर लोगों के अंदर ये चीज का एक उत्साह होता कि हमें नई सरकार के लिए वोट करना है, नई सरकार मतलब कि कोई व्यवस्था बदलनी है, तो लोग घरों से निकलते। अब लोगों के दिमाग में ये मेंटेलिटी चल रही है कि इस बार तो कुछ भी हो चाहे नहीं हो, लेकिन सरकार रिपीट होने वाली है। ये आप गाहे बगाहे हर जगह सुन रहे हैं, चाहे आप रिक्शे वाले से बात कीजिए, चाहे आप चाय की दुकान पे बात कीजिए, सबके दिमाग में एक चीज है कि
400 का टारगेट पूरा हो चाहे नहीं हो, लेकिन सरकार फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है कि लोगों के जो दिमाग है उसको थका दिया गया है। अब लोग इस समय क्या सोच रहे हैं कि वोटर भी ये सोच रहे हैं कि अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या काम का। जो विपक्ष में जाना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे भी तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से जो विपक्ष के वोटर हैं वो बूथ तक नहीं पहुंच पाए, और जिसका खामियाजा विपक्ष को आने वाले फेजेज में भी दिखाई दे सकते हैं। अब दूसरी बात, जो दूसरा आपने सवाल पूछा पूर्णिया का, देखिए पूर्णिया जो सीट है वो अभी जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई लोकसभा की लड़ाई है ही नहीं। मैं इसको विधानसभा 2025 से जोड़ के देखता हूं, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो बयानबाजी कोई सामान्य बयानबाजी नहीं है, वो एक बौखलाहट है। क्या होता है कि अभी जो आरजेडी एमवाई समीकरण पे ऊपर चल रही है, और एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव पर्सनली क्या सोचते हैं कि एमवाई समीकरण का सबसे बड़ा जो दखल दे सकता है उसमें वो पप्पू यादव हो सकते हैं आने वाले समय में। तो इस चीज को, इस चैलेंज को अभी खत्म करने के नाते वो पप्पू यादव को अभी से दबाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि आरजेडी बिहार में कोई भी नए नेता को उभरने का मौका ही नहीं दे रही है, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो और कोई नए यंग नेता हो। ठीक है, आप मधु मंजरी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रवक्ता है मधु जी आवाज पहुंच रही है? जी सबसे मधु जी, पहले मैं तो इनको बताना आप अपनी पहली बात भी चाहूंगी- रख दीजिएगा, लगे हाथ मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ले लीजिए। क्या पप्पू यादव को पीछे खींचने की वजह यह है कि अगर पप्पू यादव जैसा ग्राउंड जीरो से जुड़ा नेता अगर उभर गया तो वो भविष्य में खतरे की घंटी बनेगा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बीमा भारती या तमाम उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं यादव परिवार से? देखिए और वो भी सबसे बड़ी बिहार बात है विधानसभा के लिए, लोकसभा ठीक है, ठीक है, अनुराग जी, बात पूरी हो गई। ठीक है, सबसे बताइए बड़ी आप बात है कि पप्पू यादव जी का अपना कोई ग्राउंड होता तो अपनी पार्टी को कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं करते। ठीक है। उनका कुछ खुद का कुछ वजूद तो है नहीं। और दूसरी जब बात कर रहे हैं आप पूर्णिया सीट की, तो आपको याद होगा कि जैसे टिकट बंटना शुरू होगा तो बहुत सारे बीजेपी के कैंडिडेट ने टिकट लेकर के वापस कर दिया था, लड़ने के लिए छोड़ दिया था। जब ये आप पूर्णिया की जब बात करते हैं तो आप काराकाट की भी बात कर सकते हैं। काराकाट में इन्हीं के पार्टी का जो नेता जो था, जिनको दिया गया टिकट और टिकट देने के बाद वो वापस कर दिए, बोले लड़ने से हम बंगाल से नहीं लड़ सकते क्योंकि बंगाल में उनका विरोध था। लेकिन उसके बाद जब ये काराकाट से निर्दलीय आए हैं तो आपके भी नेता, आप उसके बारे में बात कीजिएगा ना, इस पर डिबेट कीजिएगा कि क्यों आप मतलब आपका टिकट बीजेपी पे भरोसा लोगों को नहीं है। इनके यहाँ से लोगों ने अपना टिकट वापस किया। ये चीज इस बात के तो ठीक है डॉक्टर अवधेश, सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, बीजेपी को खुद लोग कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, बीजेपी बुला बुलाकर वोट दे रही है, अपने कैंडिडेट पूरे नहीं हो पा रहे तो कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों से हॉर्स ट्रेडिंग कर एमपी एमएलए लाए जा रहे हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। जी क्या बोल रहे हैं? ठीक है डॉक्टर अवधेश। देखिए कुणाल भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में तो वो रहते हैं कुणाल जिनको जी, अपने ऊपर उम्मीद मैं आ रहा हूं नहीं। विशाल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर अवधेश और विशाल को स्क्रीन पर लाएं प्लीज। ठीक है मधु मैम, ओके डन, आपकी बात हो गई। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। कुणाल देखिए जी, ओवर कॉन्फिडेंस कुणाल जी, में मैं आ रहा हूं विशाल, आप ही के पास आ रहा हूं। ठीक है डॉक्टर अवधेश। कुणाल जी देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में वही रहते हैं जिनको अपने ऊपर कुछ उम्मीद नहीं होती, उन्हें कुछ चीज मिल जाती है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने 24 घंटे 7 दिन जमीनी स्तर पर काम करता है, और जो काम हमने किए 2014 से और 2024 तक, उसके आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, मोदी जी को चुन रही है। तो फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सर, उसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? इस वक्त दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस से लाए गए हैं, उसमें आप जितिन प्रसाद देख लीजिए जो यूपी की पीलीभीत से हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे यूपीए 2 में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो मध्य प्रदेश के गुना से कैंडिडेट हैं, वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं यूपीए 2 में। तो फिर अब सवाल तो वही उठेगा ना जो विपक्ष कह रहा है। नहीं, सवाल कुणाल जी, विपक्ष के पास इस समय आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम दूसरा है नहीं। जो आ रहा है ये तो चलो अब आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब राम मनोहर लोहिया जी ने कांग्रेस छोड़ी थी जब कौन सी भाजपा थी भाई? जब चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी थी तब कौन सी भाजपा थी? जब कौन सी भाजपा में गए थे वो? जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब कौन सी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था ममता बनर्जी ने? ये अपनी कमी नहीं देखेंगे,
अपने बारे में नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है भारतीय जनता विशाल, पार्टी के बारे में सीधा आरोप है कि कांग्रेस बीजेपी से सोचना शुरू करती है, बीजेपी पे ही खत्म कर देती है। मोदी जी को लाना है देश में। ठीक है, ठीक है। देखिए कुणाल जी, पहले तो हम भाजपा के प्रवक्ता अवधेश जी का जवाब दे देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। उन्होंने पहले वक्तव्य में कहा था उम्मीदवार नहीं मिला, पकड़ पकड़ टिकट दिया जा रहा है। देखिए भाई साहब, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, शायद आप पढ़े लिखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, तो इसे पढ़ लीजिएगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। और भाजपा ने क्या कहा है कि मणिपुर, मेघालय और नागालैंड 3 राज्यों में भाजपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। और दूसरी बात, मैं बिहार से आता हूं और पटना से आता हूं, और बिहार से आने के कारण मैं आपको बता दूं कि बिहार में एक नचनिया को पकड़ के बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन आसनसोल का टिकट ठुकरा कर काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है। इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ मंगलमय है। फिर दूसरी बात, गुजरात के 3 ऐसे एमपी कैंडिडेट है जो भाजपा का टिकट वापस कर दिए, इनको ये नहीं दिखता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में, इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा नहीं हो रहा, उनको ये दिख गया। और रही बात पार्टी छोड़ने की, अरे भैया, तो आपके राज्यसभा सांसद मुखर्जी, आपके राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, आपके बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ा, उससे क्या मतलब भैया? अरे आप बताइए ना, क्यों पवन सिंह ने आपका टिकट नकार दिया? बताइए पवन सिंह ने क्यों टिकट ठुकरा दिया? बताइए पवन सिंह क्यों टिकट ठुकरा दिया? क्यों? बताइए पवन सिंह टिकट क्यों ठुकरा दिया? हमने तो पूरा टिकट नहीं दिया था, आपने को टिकट दिया, फिर आपका टिकट वापस कर दिया। आपकी सरकार है, भाई साहब, आपके बड़ा लोग दुख होता है जब आपका टिकट लिया हुआ कोई व्यक्ति टिकट वापस कर देता है, लेकिन भाजपा कान में तेल डालकर सोई रहती है। सोना अच्छी बात है, सपना देखिए, जिनका सपना अच्छा होता है, लेकिन पुलाव बनता है वो नमक नहीं होता, वही आपके खाने का स्वाद है, नमक का खाना है, खाते रहिए जितना है। कभी नहीं सोचा होगा इस बारे में। एक बार आपको आकलन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि भाई ऐसी क्या कमी हमारे अंदर है जो जनता हमको नकार रही है। टीवी पर बैठकर कोई तो बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 जून को आने दीजिए भैया, जो भी मुद्दे हैं 4 जून आने दीजिए, 4 जून आने दीजिए। अरे जनता के पास जब जाओगे ना मेरे भाई, चुनाव कौन लड़ रहा है? कौन है पवन सिंह जिसको बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था? कौन है पवन सिंह जिसको बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था? क्यों काराकाट से चुनाव लड़ा जा रहा है? इस पर ना तो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, ना तो गृहमंत्री जी बोलेंगे, ना तो सम्राट चौधरी जी बोलेंगे। अरे कोई तो बोल दो भैया, कोई तो बोल दो। ठीक है विशाल, ठीक है डॉक्टर अवधेश, अब ठीक है। मधु जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मधु जी, आवाज पहुंच रही तो सीधे एक जवाब दीजिए कि जो पप्पू यादव जी आपके लिए मुसीबत बने हुए हैं, वो साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी, मैम सुन लीजिए, मैम सवाल सुन लीजिए, मैम प्लीज। हमारे बिहार की जनता, हमारी जनता, जो आरजेडी की जनता है, इंडिया गठबंधन की जनता है, उनका विजन एक है और वो बीमा भारती को वोट करेंगे। ठीक है मैडम, ठीक है, आपकी तरफ से वोट अपील हो गई मैम, आपकी तरफ से वोट अपील हो गई, लेकिन अब सवाल सुन लीजिए ना मैम, प्लीज आप सवाल सुन लीजिए। बोलिए। तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव ये बयान देते नजर आए कि भाई सपा, बसपा या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज नफरत की राजनीति करती थी, लेकिन तेजस्वी यादव को इतनी नफरत नहीं बरतनी चाहिए, नफरत में थोड़ी नमी लानी चाहिए, इतनी नफरत ठीक नहीं है। क्या आरजेडी डीपोलराइजेशन या तुष्टीकरण की राजनीति या नफरत की राजनीति करती है या नहीं करती है? और नहीं करती है तो फिर पप्पू यादव का सामना कैसे किया जाएगा आरजेडी की बीमा भारती के माध्यम से? चलिए देख, सबसे बड़ी बात है कि जहां नफरत की राजनीति की बात आती है तो इंडिया गठबंधन हो या हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सभी जात, सभी धर्म को लेकर के बराबर चलते हैं, सबका सम्मान देखें। जिस तरह से अभी टिकट का भी वितरण हुआ था, हर जाति, हर समाज, हर समुदाय के लोगों को बराबर सम्मान देने का काम करते हैं। जहां बात उठती है पप्पू यादव जी को, पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी को मछली खा के वीडियो रिलीज करते हैं तेजस्वी यादव, अगर इतना ही बड़े नेता थे तो कांग्रेस तो उनको बुला रही थी पटना साहिब लड़ने के लिए, पर वो नहीं आए, वो जिद पे आ रहे थे। तो जिद से नहीं होता, और ये लोकतंत्र है। आपके इनके यहाँ ही देखिए, पवन सिंह जो है टिकट लौटा करके निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र में आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो नेता जिस पार्टी के हैं वो अपनी पार्टी के समर्थन में ही वोट मांगेंगे। ठीक है, बीजेपी नेता डॉक्टर अवधेश कह रहे हैं कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी जो नवरात्र में मटन और मच्छी भी नहीं छोड़ती, जनता कैसे विश्वास करेगी, जनता इन्हें कैसे छोड़ देगी? ये जो बात है, इनकी जो बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट जो जिस तरह से इनको हर जगह नकारा जा रहा है बिहार में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा,
इनका जन समर्थन, लोगों का विश्वास, युवाओं का जो विश्वास बना है कि बिहार को नई दिशा देने वाले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, कहीं ना कहीं इनमें बौखलाहट एक है और ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। जिस दिन वो मछली खा रहे थे उससे एक दिन पहले का वो वीडियो था और वो वीडियो एक दिन पहले का था और मछली को शुभ माना जाता है। आज भी हमारे यहाँ हमारे समाज में जो है मछली को शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले वो पहला दिन था लोग मछली खाते हैं। मुकेश सहनी जी ने मछली बनाकर लेकर आए थे और मछली तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं था। मछली से तो ज्यादा शुभ किसी चीज को माना ही नहीं जाता और इस अनलगर बातों को इन लोग बता रहे हैं। ये अनुराग, की बात आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन लगे हाथ जो मधु जी कह रही है कि भाई प्रोपेगेंडा फैलाने में बीजेपी या एनडीए के नेता बहुत आगे हैं। पुराने वीडियो नवरात्र में शेयर कर दिए गए बदनाम करने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा बीजेपी को। अनुराग, देखिए, सबसे पहले तो मैं मंजू जी को एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे ये बोल रहे हैं कि जमीन खिसक रही है भाजपा की, और देखिए बोल कौन रहा है जिसके अभी अगर हम लोग मौजूदा समय में देखें तो लोकसभा में एक भी उनका एमपी नहीं है। वो लोग ये बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि पुरानी वीडियोज है, अभी तक आप ये समझिए कि नवरात्रि एक शुद्धता का पर्व होता है और वो नवरात्रि केवल एक दिन पहले से शुरू नहीं होता है। लोग वो शुद्धता एक हफ्ते से शुरू करते हैं। आप गांव में जाएंगे, बिहार के गांव में जाएंगे तो जो सफाई का दौर है वो एक हफ्ते से शुरू हो जाता है। तो क्या इस चीज की जानकारी तेजस्वी यादव को नहीं थी कि सफाई का दौर एक हफ्ते से शुरू हो जाता है? तो सफाई केवल घर की नहीं होती है, मन की भी सफाई होती है, अपने विचारों की भी सफाई होती है। उस चीज पे ध्यान नहीं गया है और इन्होंने वीडियो जब रिलीज किया है, जब वो बैकफायर हुआ है, तब ये लोग बैकफुट पे आए हैं। उससे पहले इनको आइडिया नहीं था कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य से होने वाला क्या था। तो वो एक तरीके से वीडियो फायदे के लिए डाली गई थी, फायदे के लिए अपलोड की गई थी कि मल्लाह जाति का वोट मधु जी को और अनुराग जी को स्क्रीन पे लाएं और जातियों को इकट्ठा कर पाए। लेकिन वो जब बैकफायर हुआ है तब इनको समस्या हुई है कि हाँ ये तो अब गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। तब अलग अलग उसके ऊपर दावे किए गए, अलग अलग बातें की गई। लेकिन जनता इस चीज को समझती है, जो लोग सही में गांव में रह रहे हैं, बिहार के गांव में रह रहे हैं, जो नवरात्रि को पवित्रता का पर्व मानते हैं, वो इन चीजों को समझते हैं। इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं। मधु जी, सीधा आरोप है कि भाई आरजेडी के 2019 के चुनाव के नतीजों में भी शून्य आया था, 2024 के चुनाव के नतीजों में भी शून्य आएगा और वही हालत होगी जो बसपा की 2014 में हुई थी। मेरी बात, इतने साल लग गए, इन लोग वही लोग हैं जो कभी भी आजादी के में अपना भागीदारी नहीं निभाया देश का। ये वही लोग हैं जिनके यहाँ कभी झंडा नहीं फहराया गया था। ये वही लोग हैं जो आज बिहार की बात नहीं करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं। ये वही लोग हैं जो शिक्षा की बात नहीं करते हैं। वो वही लोग हैं जो बिहार में स्पेशल पैकेज की बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आते तो हैं बिहार बड़ी बड़ी प्रचारा लेकर के, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है तो भूल जाते हैं। इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, कोई मैनिफेस्टो है नहीं कि हम बिहार के लिए क्या करेंगे, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। 17 साल से इनकी सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनके पास मुद्दा नहीं होने से तो बस एक चीज, छोटी छोटी चीज जो लोग जो इनको खींचते रहते हैं। कुणाल जी, बिहार को छोटा सा रिएक्शन ले लो विशाल डॉक्टर अवधेश से, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। डॉक्टर अवधेश, ठीक है डॉक्टर अवधेश, आरजेडी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक सेकंड डिबेट में विपक्ष का माइक बंद कर दिया जा रहा है। कहां सर बंद है? आप टोटली बोल रहे हैं सर, आप टोटली बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपको समय दूंगा, एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूं। मधु जी था उस दौरान आपने माइक बंद कर दी। सवाल ही नहीं उठता सर, किसी का माइक बंद नहीं है। बिल्कुल, मैं ऐसा ही हुआ है ना, सवाल ही नहीं उठता। आपको लग रहा है कि अगर आपको 2-3 मिनट पिछले कुछ सेशन में कम मिले, आप ज्यादा ले लीजिएगा, आप नाराज मत होइए। हर एक व्यक्ति की उपस्थिति हमारे लिए बहुत माननीय है। आप मेरी बात सुन लीजिए सर, अगर आपको लग रहा है कि आपकी आवाज ड्रॉप हुई है तो आप अपनी बात को फिर से कंसाइल कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल मैडम, ठीक है। डॉक्टर अवधेश, यहां पर मधु जी कहती नजर आ रही है, ना आपको बिहार से मतलब है, ना बिहारियों से मतलब है, ना आपको राज्य से मतलब है, ना स्पेशल पैकेज से मतलब है। आरजेडी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो 4 महत्वपूर्ण बातें लेकर जा रही है, वो चारों के करके आपको बता देता हूं। उसका तोड़ क्या है बीजेपी के पास? आरजेडी कह रही है गरीबों के लिए 500 रुपए में हम सिलेंडर दे देंगे, युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे, अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, अन्नदाता यानी कि एमएसपी का वादा पूरा करेंगे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट करेंगे और नारी के लिए गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा।
तमाम चीजें हैं जो आरजेडी की तरफ से दी गई है। इसका क्या तोड़ है भाजपा के पास? पिछली बार आपके 39 नंबर आए थे आउट ऑफ 40। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपके पास हम हैं, आपके पास रालोसपा है, आपके पास लोजपा है, आपके पास जेडीयू है, खुद बीजेपी चुनाव में मैदान में है, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी कह रही है कि भाई हम जो इतिहास हुआ यानी कि 39 नंबर वो तो रिपीट हो ही नहीं सकता। 40 के 40 नंबर इंडिया गठबंधन लाएगा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यदि कोई चोर चोरी करके आए और उसको पुलिस पकड़ के बंद कर दे, फिर वो वापस आ जाए जेल से, फिर वो कहे कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा, कोई विश्वास करेगा उसके ऊपर? भाई ये इलेक्ट्रल बिहार बॉन्ड पे बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बोल रहे हैं बीजेपी कितना मेरी बात चोरी की है, तो उसी पे नहीं ये बोल रहे हैं। मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ, आप सुनिए। हम जो है चर्चा के लिए बैठे हैं, कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। आपका टाइम आए तो आप बोलिएगा, विशाल भाई का टाइम आएगा विशाल भाई बोलेंगे। ठीक है सर, तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए बिहार में किस तरह से जमीनें ले लेकर नौकरी दी गई, क्या वो लोग भूल गए? वो लोग कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। वाह क्या बात है भाई। देखिए ये तो वही वाली बात हो गई ना कि भाई ऐसा है, किसी तरह से जो है लोगों को गुमराह करोगे, किसी तरह से हमें सत्ता मिल जाए। बहन कह रही थी रोजगार की बात, शायद इनको पता नहीं होगा आज के समय में। हम बात करें 2014 की, जब कांग्रेस सत्ता से गई थी, उस समय हमारे देश में जो पीएफ अकाउंट थे वो 8000 पीएफ अकाउंट्स थे। मधु बहन जी सुन लीजिए, और आज 2024 में वही पीएफ अकाउंट 26 करोड़ है, 3 गुना वृद्धि हुई है। और पीएफ अकाउंट किसमें होते हैं? शायद सब लोग जानते होंगे किसके पीएफ अकाउंट खोले जाते हैं। पीएफ अकाउंट उसके खोले जाते हैं जो नौकरी करता है। दूसरी बात, जो बेरोजगारी दर 2014 में 6% हुआ करती थी, वो आज के समय में 2024 में 3.2% है। सोचिए आप। ठीक है, आप बात कर रहे हैं। ठीक है विशाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, समय का अभाव है। ठीक है मधु जी, एक सेकंड डॉक्टर अवधेश प्लीज। बिहार में 5 उप मुख्यमंत्री बनाया गया, बताया भाजपा के लोग कितना रोजगार दिया। सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, 5 उप मुख्यमंत्री मिलकर कितना रोजगार दिया। और हम बताते हैं कि हमारा एक महागठबंधन का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने में 4 लाख रोजगार दिया। और बताए भाजपा के लोग कि 17 साल में 5 उप मुख्यमंत्री ने कितना रोजगार दिया। अरे भैया, रोजगार की बात आप करते हैं, रोजगार की बात आप करते हैं। आज भी रेलवे में कई सारे पद खाली है, रोजगार की बात आप करते हैं। आज भी कई केंद्र में सारी पंक्तियां खाली है। 30 लाख पद खाली है और सरकार चुप बैठा हुआ है। बताए ना भाजपा के लोग, 17 महीना में कितना रोजगार दिया, 17 साल में कितना रोजगार दिया। 5 उप मुख्यमंत्री बना बिहार का, भाजपा का 5 उप मुख्यमंत्री, और हमारा मात्र एक उप मुख्यमंत्री बना तेजस्वी प्रसाद यादव, 17 महीने में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। बताए सम्राट चौधरी कितना रोजगार दिए, बताए विजय सिन्हा कितना रोजगार दिए, बताए रेणु देवी कितना रोजगार दिए, बताए सम्राट चौधरी कितना रोजगार दिए, बताए सुशील मोदी कितना रोजगार दिए। अरे भैया 17 महीने, अरे भैया 17 साल में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए आपने, 17 साल में 5 उप मुख्यमंत्री, और 17 महीना का एक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरे अपने कार्यकाल में 4 लाख रोजगार दिया। नीतीश कुमार के सहयोग से आपके भी नेता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने और हमारे नेता भी उप मुख्यमंत्री बने। हमारा एक नेता उप मुख्यमंत्री बना और 4 लाख रोजगार दिया। आपका 5 नेता उप मुख्यमंत्री बना और बताए 5 नेता मिलकर अब तक कितना रोजगार दिया। नील बटन सन्नाटा हो जाएगा। आप रोजगार की बात कीजिएगा, अरे केंद्र में 30 लाख पद खाली है, क्यों बोलते भैया, क्यों नहीं बोलते भैया? उसको और पढ़कर आया कीजिए डिबेट में, आंकड़ा देखकर आया कीजिए, जो मेरे बेरोजगारी दर बताइए वो मैंने अपने हाथ से नहीं लिखी है। बताइए ना भैया, सुशील मोदी कितना रोजगार दिया, सुशील मोदी कितना रोजगार दिए, सुशील मोदी आधार पर जो बेरोजगारी दर घटी है वो मैं बता रहा हूँ। चौधरी अपने कार्यकाल में पढ़ के आएंगे डिबेट में, अच्छी चर्चा होगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर अवधेश, जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि भाई 400 पार का नारा सुपर फ्लॉप फिल्म है जो बिग बजट थी, और उसकी हताशा वोट प्रतिशत में डिक्लाइन भी जाहिर कर रही है। और हाल फिलहाल में जो तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, राजस्थान का प्रमुख बयान उठाया जा रहा है। एक सेकंड डॉक्टर अवधेश, एक सेकंड विशाल, वो क्या बयान? मैं आऊंगा विशाल, आ रहा हूं जी। ठीक है डॉक्टर अवधेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी आ रही है आवाज मुझे। ठीक है, विपक्ष बार बार कह रहा है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान जिसको लेकर आज भी चर्चा हो रही है, उसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि हताशा की तरफ बयान जा रहा है। चाहे योगी आदित्यनाथ जी आज कहते हुए नजर आए, हमने देखा यूपी में जब रैली कर रहे थे तो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गए तो शरिया कानून लागू कर देगी, देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा।
अगर नहीं मौका देना तो नहीं मैं बैठा दूंगा विशाल, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? अभी आप इतनी देर से बोल रहे थे, एक छोटा सा एक्शन ले लो और फिर आप ही के पास आऊंगा, भैया तब वो close- कंट्रोवर्सी हो रहा था, कुणाल जी, आपने मुझे अपना मौका दिया ही नहीं। ठीक है, जल छोटा सा एक्शन डॉक्टर देखिए, अवधेश। कुणाल जी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही है वो तथ्यात्मक आधारों पर कही गई है। आज कांग्रेस पार्टी को यदि तथ्यों वाली बात कर दी जाए, आंकड़े दिखा दिए जाएं, तो वो बौखला जाते हैं, तो उनको लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता है। लेकिन जब कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के सहयोगी दल के नेता जब कहते हैं हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया से कंपेरिजन करते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता। ठीक है। जब कांग्रेस के नेता और उनके सहयोगी दल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को 400 फीट नीचे गाड़ दूंगा, तब लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता। लेकिन यदि देश के प्रधानमंत्री कोई तथ्यात्मक बात की चर्चा करते हैं, ठीक है विशाल, ओपन टू यू प्लीज, अपनी बात पूरी करिए प्लीज। ये तो केवल ठीक है डॉक्टर अवधेश, ठीक है, सुन लीजिए। जी बिल्कुल अवधेश जी, तो आप सुनने का प्रयास रखिए। अवधेश जी अभी रोजगार के नाम पर बहुत हंस सहयोग से ही बीजेपी ने 5 उप मुख्यमंत्री बनाया बिहार में। बताए कितना उप मुख्यमंत्री आपके रोजगार दिया? सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, संत रेणु देवी, सम्राट चौधरी और बी एस सिन्हा, 5 उप मुख्यमंत्री मिलकर कितना रोजगार दिया? और हम बताते हैं कि महागठबंधन आरजेडी का एक उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में 4 लाख रोजगार। दूसरी बात आपने कहा, अरे भैया सुनिए, अब दूसरी बात मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, आप जहां बुला लीजिए मैं वहां आऊंगा। अरे भाई साहब पहले सुन लिया कीजिए, बकबक नहीं कीजिए, बीच में बकबक नहीं कीजिए, सुन लिया कीजिए, बकबक नहीं कीजिए, उम्र का लिहाज होता है, बकबक नहीं कीजिए। आप जहां बुला लीजिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर बैठिए और एक शब्द हिंदू मुस्लिम दिखा दीजिए। अगर नहीं दिखा पाए तो माफी मांगिए, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं दिखा पाए तो माफी मांगिए। प्रधानमंत्री झूठा है, केवल झूठ बोलता है हमारा प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री जी, पूरी भाजपा को मेरा खुला चैलेंज है, अगर एक शब्द हमारे मैनिफेस्टो में हिंदू मुस्लिम दिखा दे और नहीं दिखा पाए, ठीक है। बहरहाल अब देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में जब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 89 सीटों पर वोटिंग होगी, तो किस तरह से अब लहर बनती हुई नजर आएगी। भले ही विपक्ष कहता नजर आए कि 400 पार की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कहते नजर आए कि भाई पहले चरण में बंपर मतदान हुआ है, लेकिन 4 जून को जो नतीजे होंगे वो सबका सब नजरिया स्पष्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतने ही इजाजत दे रहा था। बहरहाल ललकार में बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।